हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के अपने इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले? डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने पांच के पांचों जो टाइप्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमने वो डिटेल में स्टडी किया था। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से टाइप्स कवर किए थे। तो सबसे पहला था आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या था आपका? लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा था हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा था इनफॉर्मल। और पांचवा था हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये पांच के पांचों हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट किया था, मतलब जो भी पिछले क्लासेस हम लोगों ने किया है। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, पहले उसको समझते हैं। फिर मैं इसको मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक चार्ट चार्ट में आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पहले थोड़ा ये क्या लिखा उसको उसको थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्जेस। अब देखो हुआ क्या, हमने जो भी अभी तक हम पीछे पढ़कर आए हैं, ये तुम्हारा पूरा का पूरा बुक लैंग्वेज है। इसलिए मैं बुक लैंग्वेज चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो क्या है, एग्जाम में जब तुम्हें लिखना होगा तो तुम्हें यही लैंग्वेजेस काम आती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी को मैं एकदम सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। मैं जितना कोशिश हो सकता है उतना कोशिश करूंगा कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। बट लैंग्वेज आपको यही याद रखो तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि अब अपने कहते हैं ना, अपनी क्रिएटिविटी भी रखो साथ में, उसको खोना नहीं है। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। व्हेन वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखो हम लोग ने जब इसके पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा तो इसमें देखो क्या हम लोग को पता चला। सम बिजनेस यूनिट्स आर सच वेन अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड। हम लोगों ने देखा था लीनियर वाले में जो अथॉरिटी होती है वो कैसे दो एकदम टॉप पर होती है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसी के पास होता है। एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय टॉप ओनली। और जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली कौन लेता है? वो टॉप वाले ही लेते हैं, राइट। इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय ऑल द लेवल्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है, या यूं बोलो कि जो भी डिसीजन लेना है वो कहाँ होता है? बाय ऑल लेवल्स। एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसीजन आर टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क नीडेड। और जैसा जरूरत होगा वैसा बाय डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये दो बातें समझ में, एक एक क्या समझ में आया? क्या क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने दो बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। क्या मैंने कहा कि एक तो ऐसा होता है कि जिसमें जो डिसीजन होता है वो टॉप वाले ही लेते हैं, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो डिसीजन होता है वो एक में टॉप वाले लेते हैं, और एक में कहता है डिसीजन टेकन बाय ऑल लेवल्स। क्लियर है इतना? अब इसको मैं थोड़ा जो है डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेन किया, मैंने क्या यहाँ पे बताया वो देखो ध्यान से। जैसे कि देखो ये एक वर्क एरिया है जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, वर्क टेरिटरी भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला जो ये सबसे बड़ा जो सर्कल है ना, ये वाला जो ऊपर वाला, हाँ, ये हमारा है वर्क एरिया। क्लियर है इतना? अब इस पूरे वर्क एरिया में काम करेगा कौन? हमारा एक होगा सीईओ। कौन काम करेगा? सीईओ। क्लियर है इतना? अब होगा क्या कि सीईओ अकेले तो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अलग अलग लोगों की अपॉइंटमेंट्स करता है। क्या करता है? वो अलग अलग लोगों की अपॉइंटमेंट्स करता है। यानी इस वर्क टेरिटरी को अगर ध्यान से देखोगे तो उसने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। मतलब उसके अंडर में तीन लोग काम करेंगे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। क्लियर है? उसके बाद क्या हो रहा है कि ये अब अकेले पूरा हैंडल तो ये भी नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने क्या किया है, अपने अंडर में कुछ लोगों को रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, लेकिन अपने अंडर में कुछ लोगों को रख लिया है। जैसे मैंने पहले वाले में डिक्टेट किया कि तीन लोगों को रखा, लाइक 1, 2 एंड 3। यहां पे भी देखो 1, 2 एंड 3, यानी इसके अंडर में तीन लोग हैं। अब जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीईओ बोलते हैं। जो सेकंड लोग हैं उसको बोलते हैं मैनेजर्स। और जो हमारा थर्ड लेवल पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब जो डिसीजन वाला होगा, जैसा ऊपर एक्सप्लेन किया कि डिसीजन देखो दो तरीके से होगा। एक में होगा टॉप लेवल वाले डिसीजंस ले, और एक में होगा बाय ऑल लेवल्स। तो होगा क्या, अब जैसे कि मान लो इस इंप्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लेते हैं इस इंप्लॉय को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम होती है। पहले में क्या होगा, ये अपनी प्रॉब्लम बताएगा, इसको अपने वाले को बताएगा, फिर ये जाएगा ऊपर बताएगा।
ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरह से ट्रांसफर होगा, ये पढ़ेगा समझेगा, फिर बाद में सॉल्यूशन नीचे भेजेगा, फिर वहां से इसके पास जाएगा, और फिर बाद में इस प्रॉब्लम को ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा। अगर आपने ध्यान से देखा तो इसमें जो डिसीजन लेने की पावर थी वो किसके पास थी, वो सिर्फ सीईओ के पास थी। अगर डिसीजन लेने की पावर सिर्फ सीईओ के पास है, यानी कि हायर अथॉरिटी के पास है, टॉप लेवल के पास है, दैट विल बी नोन एज अ सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो सेम वे दूसरा तरीका, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और वहां पे हम मान लेते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो इसको है, ये जो पर्सन है इसको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी छोटा मोटा दिक्कत हुआ है। अब इसने क्या किया, इसने अपने अथॉरिटी को बताया, जो ऊपर वाला मैनेजर था, तो मैनेजर ने उसको समझा, देखा क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन इसको दे दिया। ठीक है। तो यहां पे अब क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन इसको मिल गया है। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो चेंजेस क्या हुआ, अब सीईओ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये जो मैनेजर्स थे इन लोगों ने ही सॉल्यूशन बता दिया। इट मींस कि जो हमारा सीईओ है, यानी जो टॉप लेवल वाला था, उसने अपनी जो पावर थी, ठीक है, डिसीजन लेने की जो पावर थी, उसने क्या किया, उस डिसीजन लेने की पावर को इसने तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी जो छोटे मोटे काम हो गए तुम लोग भाई आपस में हैंडल कर लो, मेरे पास मत आना। ठीक है। जो भी तुम्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम, हाँ जहां पे तुम अटकोगे मेरे पास आना, लेकिन छोटे मोटे काम तुम खुद कर लो, ये पावर दे दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन, और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जो पावर है वो एक के पास ना होगी, सबके पास है। और इसमें पावर, यानी सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर है वो सिर्फ एक के पास है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड। क्लियर है। सेंटर में है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब सेंटर में नहीं है। क्लियर हुआ, इतना समझ में है। तो ये जो डायग्राम है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, इसमें ही तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कवर हो जाएगा। अब थोड़ा रीड करते हैं थियोरी में क्या लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में। यहाँ पे देखो लिखा है, इन फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द पावर रेस्ट ऑन द अपर लेवल। जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो सारी पावर होती है वो कहां पर होती है, रेस्ट ऑन अपर लेवल, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन किसने लिया, सीईओ ने सॉल्यूशन दिया, वो फिर मैनेजर के पास गया, फिर मैनेजर ने अपने वर्कर को बताया। क्लियर है। बट इन द सेकेंड टाइप, लेकिन जो दूसरा टाइप था, नहीं जो ये वाला हम लोगों ने रीड किया, इसमें क्या था वो देखो, ऑल द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेन वर्ड है। जो सारे पावर्स वो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कहां पे, ऑल लेवल्स, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हैव अ स्पेसिफिक पावर एंड सो आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये याद रखना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब जो पावर है वो ऑल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है इतना। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन, इससे भी तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो बुक में हमारे कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, मीनिंग है, वो सारी चीज हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं, सो इसमें तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। The thought of decentralization is very important from the viewpoint of authority and responsibility. Basically जब भी हम लोग बात करते हैं कि ये पावर्स की बात करते हैं या किसी भी चीज की, मतलब ये स्पेशली बात करते हैं अथॉरिटी की बात करते हैं, तो वो यहाँ पे इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के होता है। सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो याद रखना है वहां पे दो चीजें कंफर्म होंगी, एक अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आने वाले क्लासेस में भी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। द एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू देमसेल्फ डिसाइड वेदर टू हैव सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसको डिसाइड करना होगा, जो कंपनी के मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको डिसाइड करना है उनके यहाँ पे क्या चलाना है। स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव सेंट्रलाइज्ड पावर एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म्स। अब बेसिकली एक छोटी सी बात बोल दी इन लोगों ने, भाई जो छोटे लोग होते हैं वहां पे पावर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की टेंशन नहीं रहती है, लेकिन जो बड़े टाइप के लोग हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, या यूं बोलो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी होती है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि सारा काम अगर टॉप लेवल वाले ही करेंगे तो उनके पास दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं रहेगा। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थोड़ी वो सॉल्व करने बैठेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे इंपॉर्टेंस पे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सॉरी। हाँ, अभी देखो, द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन द ऑर्डरली मैनर इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है,
डेफिनेशन याद रखना है, द डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी जो पावर है उसको डेलीगेट करना। डेलीगेट का मतलब होता है, ऐसे समझो किसी को कोई चीज तुम दे रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हो। फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, देखो यहाँ पे हम लोगों ने वही देखा ना, ये अपर लेवल था सीईओ, उसके नीचे फिर मैनेजर, फिर हमारा वर्कफोर्स। तो अपर लेवल से लोअर लेवल तक ऑर्डरली मैनर में आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये था आपका मीनिंग। अब पूरा डेफिनेशन और पूरा प्रॉपर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, याद रखना है कि इसमें भी कौन टांग अड़ाया था, हेनरी फ्यूल ने टांग अड़ाया था। और उन्होंने क्या बोला था, इनका भी थोड़ा मन रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनको भी। टू असाइन पावर टू सुपीरियर्स टू इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड द इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि हमारे कंपनी में जो सुपीरियर्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं, तो असाइन पावर टू सुपीरियर्स, उनको भी पावर क्या करना है, असाइन करना है, यानी उनको भी पावर देना है टू इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। और हमें इनेबल करना है, क्या इनेबल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी पूरे बिजनेस में जो वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एंड टू इंक्लूड इन द डिसीजन मेकिंग, और ये जो लोग हैं ना, सुपीरियर्स लोग हैं, जो मैनेजर्स लोग हैं, उनको हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। किसमें इंक्लूड करना है, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आया, सबसे पहले असाइन पावर इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, असाइन पावर इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इंक्लूड डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, इतना याद रख लो, तुम्हारा काम हो गया। अब कैसे याद रखना है कि भाई पावर को असाइन करना है, उन्हें इनेबल करना है वर्क करने के लिए, और उन्हें इंक्लूड करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इन दिस वे द अलॉटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू दैट स्पेयर ऑफ पीपल हु नीड टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इसीलिए क्या बोला, इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं द अलॉटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी ये जो ऊपर वाला डेफिनेशन था उसी के बेस पे यहाँ पे एक बात बोली है, क्या बोला है, द अलॉटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू दैट स्फीयर ऑफ पीपल, यानी उस एरिया में जो काम करते हैं उनको इस तरह से अलॉटमेंट करना, हु नीड टू टेक डिसीजन, क्योंकि उनको भी जरूरत पड़ती है कभी कभी क्विक डिसीजंस लेने की, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखनी है, इन डज नॉट मीन दैट ऑल द पावर्स आर गिवन बाय द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन टू द लोअर लेवल बट मोस्ट ऑफ द पावर्स आर गिवन। याद रखना है, पूरी की पूरी पावर नहीं देते, नॉट ऑल पावर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉट ऑल पावर बट मोस्ट ऑफ द पावर्स। क्लियर है, मतलब जो जरूरी है वो तो खुद ही लेना है डिसीजन। अब ऐसे नहीं सब कुछ राम भरोसे नहीं रख सकते ना, कुछ अपने ऊपर भी रखना पड़ता है। क्लियर है इतना, तो ये था आपका डेफिनेशन। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस पे, अब समझते हैं इंपॉर्टेंस में क्या है। तो सबसे पहला एक क्विक डिसीजन, पहला क्या है, क्विक डिसीजन। अब देखो सिचुएशन क्या है, अगर मैं ये ग्राफ पे लेके चलता हूं, ये जो मैंने ड्रॉ किया था, अब देखो ये हमारा पहला सिचुएशन था, ये हमारा दूसरा सिचुएशन था। पहले सिचुएशन में क्या हुआ कि पहले इसने मैनेजर को बताया, फिर मैनेजर ने सीईओ को बताया, सीईओ ने सोचा समझा देखा, फिर उसका सॉल्यूशन मैनेजर को भेजा, फिर मैनेजर ने उसको देखा सोचा समझा, फिर उसने वर्क फोर्स को भेजा, फिर इसने भी देखा सोचा समझा, फिर अप्लाई किया। कितना देखा सोचा समझा हो गया। बट यहाँ पे क्या है, एक ही बार देखा, एक ही बार सोचा, एक ही बार समझा, फिर सीधा इधर भेज दिया। क्लियर है इतना, फिर ये भी एक ही बार देखेगा सोचेगा समझेगा, यानी कि वो जो टाइम है वो तो कम हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्विक डिसीजन होगा, इसलिए टाइम थोड़ा बच रहा है ना। तो इन द सेंट्रलाइजेशन सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन द पावर who has to take the decision in that work or activity is involved completely and has the power to take the decision and hence the decisions are taken quickly and effectively। तो यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है, भाई जिसको पावर दिया है, ठीक है, उसको भाई डिसीजन लेना है, सारी तरह से डिसीजन लेना है, तो फटाफट डिसीजन ले लेगा, तो क्विकली भी हो जाएगा और इफेक्टिवली भी होगा। क्लियर है। दूसरा, लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। अब यहाँ पे क्या है, द टॉप लेवल इज द लेवल वेयर मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मैटर रिलेटेड डिसीजन आर टेकन। हम सबको पता है कि भाई मोस्ट ऑफ द जो डिसीजंस होते हैं कैसे होते हैं, पॉलिसी मैटर रिलेटेड होते हैं। तो जो छुटपुटी काम है वो नीचे वाला ही कर ले। विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू द मिडल और लोअर लेवल, हेंस द वर्कलोड ऑन अपर लेवल इज रिड्यूस। तो होगा क्या, जो छोटे मोटे डिसीजंस लेने हैं, मतलब काम कैसे करवाना है, वर्कर्स को कैसे हैंडल करना है, वो अगर डिसीजन इनको दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका जो वर्कलोड होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब इनको सिर्फ किससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, पॉलिसी रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पॉलिसी। तो इनका काम तो आसान हो गया ना। क्लियर है इतना, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, लेस वर्कलोड ऑन द टॉप लेवल। क्लियर है इतना।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब यहां पर देखो क्या है, ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज गेट मोटिवेशन एंड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। अब होगा क्या, जब नॉर्मली देखो घरों में भी ऐसा होता है, स्कूल में भी ऐसा होता है, अगर टीचर ने तुम्हें कुछ करने के लिए कह दिया, जैसे कई बार, अब आजकल के बच्चों को बहुत कम फील होता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान मिल गया है उनको, बट फैक्ट यही है कि जब हम लोग पढ़ते थे, या तुमने भी कभी फील किया, अगर टीचर ऐसे क्लास में बोल दे बेटा खड़े हो जाओ या बोर्ड साफ कर दो, उसके लिए भी प्राउड फील होता था। ठीक है, अगर टीचर ने बोला जाके बेटा चौक लेके आ जाओ ना, तो भी उसके लिए प्राउड फील होता था। इट मींस, कहने का मतलब, एक छोटा सा ये एग्जांपल है, कहने का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए दिया जाता है और उसको ऐसा फील होने लगता है कि वाह, वो इतना कैपेबल है कि उसको ये काम करने के लिए दिया गया है, तो उसका मोटिवेशन जो है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है इतना? सो ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज गेट मोटिवेशन एंड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। तो याद रखना है कि एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दे आर गिवन इंडिपेंडेंस ऑन मिडल और लोअर लेवल्स, और उनको जैसा मैंने एक्सप्लेन किया क्लियरली, उनको मिडल और लोअर लेवल्स पे इंडिपेंडेंस दिया जाता है। देखो ऊपर वाले मैंने चार्ट में क्लियरली एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने बोला था इसको बना लेना। देखो ये ना मिडल लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया, और ये हमारा अपर लेवल है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, एंड व्हेन दे सी देयर डिसीजंस बिकमिंग सक्सेसफुल देयर कॉन्फिडेंस बूस्ट। और कहते हैं ना, धमाका तो तब हो जाता है जब उनको पता चलता है, ठीक है, व्हेन दे सी, क्या, जब उनको पता चलता है कि भाई वो उनका जो डिसीजन था ना वो तो सक्सेस हो गया, मतलब सही निकल गया, जो उन्होंने सोचा था वो एकदम सही निकल गया, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप हो जाता है। एंड दे ऑल्सो गेट द एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। और उनको एक चीज सीखने को मिलती है, भाई ऐसी सिचुएशन में कैसे चीजों को हैंडल करना है। क्लियर है इतना? समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज। अब यहां पर देखो क्या होगा कि मैनेजमेंट एबिलिटीज बन जाती है। कैसे? एक आदमी को बार बार अगर कोई काम करने के लिए दिया जा रहा है, बार बार डिसीजंस लेने के लिए दिया जा रहा है, तो उस काम में वो परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब डिसीजंस की बात आती है, तो डिसीजंस नॉर्मली कौन लेते हैं, मैनेजर्स लेते हैं, और वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी वो फ्यूचर सीईओ बन सकते हैं। अब फ्यूचर कंपनी कंपनी को संभालने के लिए फ्यूचर में एक पर्सन अभी से मिलते जा रहा है और वो आपकी कंपनी में ही काम कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और वर्कर के लिए भी अच्छा होता है, यानी जो हमारे मिडिल लेवल के लोग होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, in a decentralization, the middle and lower level employees take decision as per their powers and they are given independence for the same, hence they become efficient. अब यहाँ पे देखो क्या है, जो इन द मिडल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज, जो मिडल और लोअर लेवल में एम्प्लॉइज होते हैं, वो अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग, जैसा उनको पावर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग गिवन इंडिपेंडेंस है, जो पावर है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो वो इतना एफिशिएंट लीडर बन जाता है कि वो समझ में आने लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में हमें काम कैसे करना है। दे डेवलप स्किल्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, और उनको पता चलता है भाई कि लोगों से काम कैसे करवाना है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बना के रखना है। एंड दे डेवलप एबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड दे लर्न टू एडमिनिस्टर कंट्रोल, राइट, और ये सारी चीजें उनको धीरे धीरे सीखने को मिलती है। हेंस द एम्प्लॉइज take decisions in different circumstances and they increases their abilities. क्लियर इतना? अब धीरे धीरे जब वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी एबिलिटीज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो देयर एबिलिटी इंक्रीजेस, इन दिस वे द फ्यूचर मैनेजर्स इमर्जेस। अब यहाँ पे मैंने मैनेजर्स लिखा, इसका मतलब ये मत बोलने लगा रहा कि आपने सर सेकंड वाले मैनेजर लिखा था, वो एक्सप्लेनेशन के लिए था। तो तुम ऐसे समझो फ्यूचर का सीईओ तैयार हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर का सीईओ तैयार हो रहा है, या कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना वो तैयार हो रहा है, ऐसे समझ दो तुम। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल। अब यहाँ पे देखो इफेक्टिव कंट्रोल कैसे पॉसिबल है, द मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल हैव एनफ पावर सो दे कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। अभी देखो सबके पास ताकत है, पावर है, और उस पावर के साथ थोड़ी बहुत क्या दी है, कंट्रोल भी दिया है ऑन द लेवल्स इन विच दे एम्प्लॉयज कमिट मिस्टेक्स। यानी कि उनके अंडर में काम करने वाले अगर इम्प्लॉइज मिस्टेक्स कमिट करते हैं तो वहां पे वो डिसीजंस ले सकते हैं। दे कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन विच बिकम्स इजी फॉर देम एंड हेंस एन इफेक्टिव कंट्रोल इज मेंटेन। अब होगा क्या, जब उनके पास ताकत है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि वहां पे उनको जाके बोल सकते हैं। अब उनको नहीं बोलने की ताकत है, जाके कंप्लेन करो नीचे टीचर को बताओ, फिर बाद अब वो बेचारे इसी में फंसे रह जाएंगे, तो काम कहां से करेंगे। लेकिन अगर उनके पास पावर है तो क्या होगा, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्मनी इज क्रिएटेड। अब होगा क्या, जब सब लोग मिल बांट के काम कर रहे हैं तो लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे क्रिएट होते हैं। जब रिलेशन अच्छे क्रिएट होगा तो जो
बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो अच्छा बनता है, और जब बिजनेस का इन्वायरमेंट अच्छा बनता है तो लोग अपने आप अच्छे से और ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि होता है ना कि एक इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, सही इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी जगह पर। अगर सही इन्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें एक सही वर्क प्लेस नहीं मिल पाता, तो तुम काम नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है ना, ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एट ऑल लेवल एम्प्लॉइज आर इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे आर ऑल्सो गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। अब होगा क्या कि सबको इंपॉर्टेंस मिले, सबको ऐसा लग रहा है भाई हम तो जरूरी है, हम ही है जो है, राइट। इन ऑल द लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, दैट इज द डिसीजन मेकर्स एंड द फॉलोअर्स। अब देखो हर लेवल पे, ईच एंड एवरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, या जो एम्प्लॉइज हैं, वो दोनों, मतलब ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज दोनों चीजें हैं, वो डिसीजन मेकर्स भी हैं और फॉलोवर्स भी है, यानी हम ही बनाएंगे और हम ही तोड़ेंगे टाइप वाला। दे डिस्कस थिंग्स एंड दे टेक प्रॉपर डिसीजंस। इन दिस प्रोसेस वन ग्रुप कम्स इन कांटेक्ट विद द अदर ग्रुप। अब जब एक दूसरे से डिसीजन लेके बात करके सॉल्व करना है, तो होगा क्या, इन दिस वे एन एनवायरनमेंट ऑफ हार्मनी इज क्रिएटेड। तब जाके एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद इसका लिमिटेशन है, थोड़ा सा छोटा सा लिमिटेशन है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो देखो लिमिटेशन क्या है, the place where the organization is running on a very small scale। देखो लिमिटेशन यही है कि जहां पे स्मॉल स्केल पे काम हो रहा है, द बिजनेस सीक्रेट्स आर टू बी मेंटेन। या तो जहां पे सीक्रेट मेंटेन करना जरूरी है, सीक्रेट को क्या करना जरूरी है, मेंटेन with great vigilance। in this case decentralization cannot be adopted। तो याद रखना है दो बातें क्या याद रखनी है। पहला बात, जो छोटे सर्कल पे, जो छोटे स्केल पे काम करे वो, या तो जहां पे सीक्रेट को क्या करना है, मेंटेन करना है। सो ऐसे प्लेसेस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सबको पता चला ना, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी जो सबके पास है ना। इन सम टाइम्स ड्यू टू कॉमन पॉलिसी not implemented or coordination not maintained properly, decentralization not a successful। और कई बार ऐसा होता है भाई, ड्यू टू कॉमन पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड, कई बार से जो कंपनी की पॉलिसीज है ना वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, राइट। कोऑर्डिनेशन नॉट मेंटेन या पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो वहां पे भी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो ये है इसका लिमिटेशन। आई होप कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़िया से रीड कर लो, बढ़िया से रिपीट कर लेना, और जो ड्राइंग मैंने एक्सप्लेन किया, जो वर्ड्स हाईलाइट किया, उसको नोट्स बना लेना, ये तुम्हें काम आएंगे एग्जाम्स के टाइम पे रिवाइज करने के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 मिनट का क्लास होगा, ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इस तरह से फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, जैसे क्लास में तुम लोग कंप्लेन करते हो, वैसे यहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करने के लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे तुम आराम से कमेंट कर सकते हो, आई मीन अपना कंप्लेन कर सकते हो, अपनी तारीफ कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, जो भी चीजें हैं वहां पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।